नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। बीआईटी यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में मैं हूं दीपक कुमार और आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। जैसे हमें पता है कि आप सभी में से ज़्यादातर को पता होगा, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 हुई सबसे पहले। और 5 पीढ़ियों में कौन-सी पीढ़ी सबसे पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से सारी पीढ़ियों को, जनरेशंस को हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे क्या-क्या चेंजेस कंप्यूटर में जनरेशन वाइज़ आए। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें क्या-क्या जो इक्विपमेंट्स थे या फिर किस-किस तरीके की डिवाइसेज़ उनमें लगाई गई थी, किस तरीके का कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा होता था। इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट में ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हुई हैं 5 में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हुई हैं, वो हैं 5। सबसे पहले हम जानते हैं कितनी जनरेशंस हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले 5 जनरेशंस हुई हैं, ये सबको पता है लगभग। अब जनरेशंस, एक-एक जनरेशन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी, आप देख सकते हैं, वो होती है आपके यहाँ 1946 टू 1959। इस जनरेशन में क्या था? इस जनरेशन में हमने कंप्यूटर में सबसे पहले जो यूज़ किया था, वो किया था हमारे वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब ये ट्यूब्स होते थे जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके कंप्यूटर के पास लाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब के बिना ये चल नहीं पाता था, ठीक है? दूसरी चीज़ जो इसमें आती है, वो आती है सबसे बड़े थे साइज़ में ये। एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे बहुत ज़्यादा बड़े थे और इनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो थी, ठीक है? और इसके पास जो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम थी, साइज़ भी इनका बहुत बड़ा था और प्रोसेसिंग में इनकी बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते थे, जैसे कि आज के हम जो कंप्यूटर को देखते हैं जनरेशन्स में, बस क्लिक करो और सेकंड में सारा का सारा काम खत्म हो जाता है, उस तरीके से। लेकिन इनमें 1 सेकंड से 1 मिलीसेकंड से 1 सेकंड तक का समय लग जाता था। मतलब हम कह सकते हैं 1 सेकंड से अगर कोई हमको प्रोसेस कराना है तो 1 मिलीसेकंड तक का समय, 1 मिलीसेकंड से 1 सेकंड या फिर 1 सेकंड से 1 मिलीसेकंड, जैसे हम छोटे से बड़ी की तरफ लेके चलते हैं तो 1 मिलीसेकंड से 1 सेकंड का था समय प्रोसेस करने में, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में से लग जाता था। ठीक है? तीसरी बात जो आती है यहाँ पर, तीसरी बात जो आती है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज़्यूम करते थे। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी ये प्रोड्यूस करते थे। तो इनको ठंडा करने के लिए, अब यहाँ से जब ये गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है यहाँ से। अब इसी जगह से एसी का इज़ाद हुआ। एसी का जो डिस्कवरी हुई या फिर जो इन्वेंशन हुआ एसी का इन्वेंशन यहीं से हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो एनिएक था। एनिएक का फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगा। तो एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था और इतना बड़ा कंप्यूटर जिसे करीब-करीब आप कह सकते हैं कि मीन्स 1000 स्क्वायर यार्ड्स की 1000 स्क्वायर यार्ड्स की ज़मीन का यूज़ करना पड़ा था रखने के लिए। इतना बड़ा कंप्यूटर था, अब इतना बड़ा कंप्यूटर होगा और उसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी हीट कहाँ जाएगी? उसे ठंडा कैसे करें? उसके लिए यहाँ से अब एसी का इज़ाद हुआ था। एसी का इन्वेंशन भी यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है? तो आज हम एसी को अपने घर में लगा कर के बैठ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि आपका एसी का यूज़ कहाँ से हुआ था। इसके बाद से अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, इसकी कैपेबिलिटी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें स्टोरेज बहुत कम था और स्लो प्रोसेसिंग थी इसकी। कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बहुत कम थी और बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, केवल लिमिटेड फील्ड्स में ही ये काम करता था। जैसे कि आपका हम लैबोरेटरी रिसर्च के लिए अगर बात करें तो लैबोरेटरी रिसर्च में ये काम आता था, साइंटिफिक रिसर्च में ये काम आता था। आज की कंप्यूटर तरह ही स्मार्ट कंप्यूटर नहीं था और इसे मैनुअली ही सारी के सारी काम इससे कराए जाते थे। ठीक है? तो ये आप कंप्यूटर इतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था। इसके बाद अगर हम चलें, इसके बाद और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में और अगर बात करें, तो ना तो इतना एक्यूरेट था, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका, इससे मैन्युअली काम कराए जाते थे। इतना एक्यूरेट भी नहीं था और इस पर हमें इतना ज़्यादा
विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि इसने सारी चीज़ें सही की हैं या गड़बड़ कर दी है कुछ। इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं था और उसके बाद जो मशीन लैंग्वेज आजकल हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था इसे प्रोग्राम करने के लिए। मशीन लैंग्वेज जैसे मैं आपको बता दूँ, आपका फोर्ट्रान हो गया, ये बाद में आई हैं फोर्ट्रान वगैरह, तो कोबाल हो गया, कोबोल हो गया और आपका पास्कल हो गया। इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे मैनुअली ऑपरेट करते थे और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, मतलब आम आदमी से लेने की सोच ही नहीं सकता था। जब साइज़ में इतना बड़ा होगा, कोई मशीन इतनी बड़ी है, एक रूम के बराबर बड़ी मशीन है, जैसे आप अपने घर में आजकल लोग 50 यार्ड्स के फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास रहने के लिए इतनी जगह नहीं है, कंप्यूटर को रखने के लिए जगह इतनी चाहिए, उससे करीब-करीब आप देख सकते हैं 50 गुना ज़्यादा जगह चाहिए, तो क्या आदमी कहाँ रहेगा? सोच सकते हैं। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा महँगा ये पड़ता था, आम आदमी से लेने की सोच भी नहीं सकता था। अब देखते हैं ज़रा एनिएक कैसा दिखता था, ये आपका सबसे पहला कंप्यूटर था, ये एनिएक है। ये जो कंप्यूटर है आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये सेक्शन जो है ये वाला, ये सेक्शन क्या है, आपके वैक्यूम ट्यूब्स हैं और एक नहीं है इसमें, लाखों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में, देखिए जहाँ देखेंगे वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स, जहाँ देखेंगे वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स और इसे ऑपरेट कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, इतना बड़ा साइज़ में है, ये तो केवल छोटा-सा हिस्सा इसका दिखाया गया है। यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स खड़े हुए हैं, ये और ये भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा लिया बस ऐवे ही मज़े लेने के लिए, पोज़ लेने के लिए कि हाँ, हम एनिएक के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। उम्मीद है फर्स्ट जनरेशन आपकी समझ में आ गई होगी। सेकंड जनरेशन पर अगर गौर करेंगे तो 1959 से हमारी शुरू होती है और 1965 तक हमारी सेकंड जनरेशन चलती है, ये बात हम जानते हैं। चलिए, अब सेकंड जनरेशन की खूबियाँ क्या हैं? इस सेकंड जनरेशन की खूबी को हम देख सकते हैं कि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है? इसमें हम जो है सीपीयू की मतलब सीपीयू का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, सीपीयू का मतलब होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही तो होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर आप देखेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपके लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा था। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स इसमें से हट गए थे या फिर कम हो गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद से अगर हम देखेंगे, तो ये जो थे इसमें पंच कार्ड्स का भी यूज़ हम जो है और मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज़ इसमें स्टोरेज के एज़ अ स्टोरेज डिवाइस करते थे, ठीक है? पंच कार्ड का यूज़ होता था इनपुट के लिए और मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे हम स्टोरेज के लिए। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इनपुट के लिए हमारे पास उस समय कीबोर्ड या फिर माउस वगैरह नहीं हुआ थे, हम पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे और अलग-अलग डिजिट्स या अलग-अलग कमांड इंसर्ट करने के लिए हमें पंच कार्ड्स देखते हैं ना, आज हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन जो होती है, बायोमेट्रिक मशीन में हम 2 तरीके की फैसिलिटी हमको मिलती है, तो अपना हम थंब इम्प्रेशन को उसमें रजिस्टर कर दें। दूसरा उसके साथ एक कार्ड आता है ऐसा बना हुआ, जैसे एटीएम कार्ड के जैसा बना हुआ आता है उसमें और यहाँ पर उसमें एक चिप लगी होती है। उसमें आप आड आईडी रजिस्टर कर दीजिए, अपनी आईडी रजिस्टर करने के बाद जैसे ही उसे हम शो करेंगे या उसके ऊपर से फ्लैश करेंगे, वहाँ पर हमारी अटेंडेंस या फिर रजिस्ट्रेशन इनपुट हो जाता है। ऐसे ही पंच कार्ड हुआ करते थे, उसी से हम इनपुट किया करते थे। मैग्नेटिक टेप को हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इनकी थी नहीं। तो इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी और अगर हम आगे की देखें तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको नाम बताया था फोर्ट्रान का, कोबोल का और बेसिक का। ये लैंग्वेज को इनमें सेकंड जनरेशन में यूज़ किया जाता था। थर्ड में नहीं सॉरी। सेकंड जनरेशन में आपका फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, ये हाई लेवल लैंग्वेज थी और आम आदमी के समझने की बात तो इसमें थी ही नहीं। ऐसी फर्स्ट जनरेशन में आम आदमी किस तरीके से सीख पाता, जब उसकी समझ में लैंग्वेज ही नहीं आएगी, उसमें कमांड किस तरीके से करना है, कैसे ऑपरेट करना है। वैसी ही कंडीशन यहाँ बन गई कि अब ये जो लैंग्वेजेज़ हैं आपकी, फोर्ट्रान हो गई, कोबोल हो गई, बेसिक हो गई, ये जो लैंग्वेजेज़ हैं सारी की सारी, ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, आम आदमी ने समझ नहीं सकता था, तो ऑपरेट कहाँ से करता? एक तरीके से देखेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिज़न में थोड़ा चीप तो था, ठीक है? थोड़ा चीप था, थोड़ा साइज़ छोटा हो गया था, थोड़ा तेज़ हो गया था, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी हमारी काम करेगी, उसके हिसाब से देखेंगे इसमें थोड़ा तेज़ हो गया था, थोड़ा साइज़ छोटा इतना छोटा नहीं हुआ था कि आम आदमी अभी भी यूज़ करे, थोड़ा-सा कम खर्चीला था और थोड़ी एनर्जी भी कम यूज़ करने लगा क्योंकि जब जैसे ही पता लगेगा भाई साहब ये तो बहुत एनर्जी खपत कर रहा है, तो उसके हिसाब से मॉडर्नाइज़ेशन और आता रहता है, चेंजेज़ आते रहते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये भाई साहब आपका सेकंड जनरेशन में थोड़े सुधार किए गए, फास्ट थोड़ा-सा इसे बनाया गया, थोड़ा-सा उससे साइज़ छोटा कर दिया गया,
थोड़ा-सा इसमें कम खर्चा भी आया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा खर्चा ले लेते थे वहाँ पर यूज़ करने में। अब यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसका साइज़ छोटा हो गया तो जगह भी कम चाहिए। साइज़ छोटा होने पर ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट तो वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है? और जब साइज़ कम भी हो गया तो हीट भी इसकी कम प्रोड्यूस करने लगा ये। इतने सारे फ़ायदा हमें सेकंड जनरेशन में हुए थे जो 1959 से 1965 तक हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर चला था, ठीक है ना? तो ये हमारा सेकंड जनरेशन था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी सारी की सारी बात। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं थर्ड जनरेशन पर, तो थर्ड जनरेशन हम देख रहे हैं यहाँ हम देख सकते हैं आसानी से 1964 टू 1965 से लेकर के 1964 क्यों बोल रहा हूँ 1965 टू 1971 1965 से 1971 तक की आपकी थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की। और इसकी क्या खासियत थी, यहाँ पर हम आईसी का यूज करने लगे थे, ठीक है ना? इसे हम आईसी टेक्नोलॉजी कहते हैं। आईसी टेक्नोलॉजी का मतलब, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आई फॉर इंटीग्रेटेड, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड और सी फॉर सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? ये होता है एक चिप होती है, जैसे आप चिप भी कह सकते हैं, आईसी का मतलब इसे चिप कहते हैं। चिप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर्स को हम लगा सकते हैं। इस समय हम हजारों को लगा सकते हैं, उस समय हम इस पर केवल 100 ट्रांजिस्टर्स को हम अप्लाई कर सकते थे। तो सीधी बात है, अब यहाँ से हमारा थोड़ा-सा और रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ क्या? आईसी आ गई। आईसी का मतलब सीधी बात है, आईसी टेक्नोलॉजी का मतलब एक चिप पर ही जहाँ पर हमको अगर कंप्यूटर में 100 ट्रांजिस्टर यूज़ करने हैं, उसकी जगह हम एक चिप लगा देंगे। कितनी जगह कम होगी वैसा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात ये करते थे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ से स्केल इंटीग्रेशन मतलब इनका साइज़ का भी थोड़ा-सा ज़िक्र होने का। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई, अगर आपको कहीं एमएसआई लिखा दिख जाए, तो ये जो है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का मतलब अब ये साइज़ में छोटे भी होने लगे थे। ठीक है? चलिए, और आगे अगर देखें तो इनका जो साइज़, मेन मेमोरी का साइज़ जो था वो 4 एमबी तक बढ़ गया था। शुरुआत में हमारा साइज़ केवल केबी तक होता था। हम अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर 100 केबी ही था उसकी मेन मेमोरी, 100 केबी मतलब किलोबाइट। 100 किलोबाइट की मेन मेमोरी का साइज़ था। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हमको बहुत सारे मैग्नेटिक टेप वगैरह और बहुत सारी अलग से डिवाइसेज़ का यूज़ करना पड़ता था एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ 4 एमबी तक का होगा मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कहेंगे सर आज के ज़माने में 4 एमबी मतलब 6-6 एमबी की तो आपकी रैम आ रही है आजकल फ़ोन में हम 6-6 एमबी की रैम को यूज़ कर रहे हैं, हैं? तो ये क्या है 4 एमबी का मतलब मेन मेमोरी 4 एमबी क्या ऐसा होता होगा? तो आप इतना सा देखेंगे, उस समय पे इतना काम नहीं होता था, केवल स्पेशल पर्पज़ के लिए, लैबोरेटरी के लिए या फिर उनका अ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करते थे। तो उस तरीके से उस समय इतना ज़्यादा काम स्पेशल पर्पज़ के लिए कभी-कभी यूज़ किया जा रहा है, लग रेगुलर ऐसे यूज़ नहीं करते थे। उसके हिसाब से 4 एमबी भी भाई साहब बहुत बड़ा साइज़ हो जाया करता था। लेकिन अभी भी 4 एमबी का साइज़ होने के बाद भी इसका जो है हम देख रहे थे कि यहाँ ये जो है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज की हमें फिर भी ज़रूरत पड़ रही थी, तो यहाँ भी हम देखेंगे सीडी वगैरह हमारे सामने आ चुकी थी। सीडी और मैग्नेटिक टेप तो पहले से चल ही रहे थे। तो सीडी को और यूज़ किया जाता था अलग से। स्टोरेज करने के लिए डेटा को। इसके बाद हम इनपुट के तौर पर इसमें कीबोर्ड्स का यूज़ करने लगे थे। यहाँ हमने कीबोर्ड्स का यूज़ किया था इनपुट के लिए और मॉनिटर्स में हमने यहाँ पर मॉनिटर का भी यूज़ कर लिया था। मॉनिटर का यूज़ किया था हमने आउटपुट के लिए, तो कीबोर्ड आप जानते हैं कैसा होता है और उस समय का कीबोर्ड बहुत बड़ा ही था, छोटा-सा कीबोर्ड था नहीं। मुझे इमेज थोड़ी-सी इंसर्ट करने में मैं दिक्कत हुई, इसकी वजह से मैंने इमेज इंसर्ट नहीं किए। चलिए, आगे देखते हैं इसके बाद इसमें लैंग्वेज में थोड़ा और सुधार आ गया। अब जो लैंग्वेजेज़ थी, उसे हम कहते थे रिपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है? आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है? और पास्कल का भी इसमें हमने इन्वेंशन कर लिया था, पास्कल को डेवलप कर दिया था और आरपीजी मतलब रिपोर्ट जनरेशन प्रोग्राम को हमने इसमें यहाँ डेवलप कर दिया था। तो आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से हम इवोल्यूशन हो रहा है और किस तरीके से हम आगे टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बढ़ रहे हैं। पास्कल का यूज़ किया था, फोरट्रान से अब हम फोरट्रान 4 की तरफ बढ़ गए थे। तो यहाँ देखते हैं और इसके साथ फोरट्रान 4 के साथ में कंपाइलर, जो आज हम कंपाइलर पढ़ते हैं ना, कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर का भी हमने डेवलपमेंट कर लिया था, कंपाइलर को हमने डेवलप यहाँ कर दिया था। तो उम्मीद है आपकी समझ में थर्ड जनरेशन आ रही होगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सीधी बात है, थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर को यूज़ किया जाने लगा था बिज़नेस के लिए और साइंटिफिक लैबोरेटरी में इसे आसानी से ले जाया जाने लगा अब क्योंकि साइज़ छोटा हो गया था और हीट भी कम प्रोड्यूस करने लगा। इस तरीके के अगर और ज़्यादा स्पेसिफ़िकेशन देखने चाहें तो हम बहुत सारे स्पेसिफ़िकेशन यहाँ देख सकते हैं।
और दूसरी अदर प्रॉब्लम्स मीन्स यहाँ पर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व अब इससे कर सकते थे। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद अगर हम कुछ मॉनिटर्स की, कुछ कंप्यूटर्स की बात करें, तो यहाँ से कुछ जो रिलायबल कंप्यूटर्स जो इन्हें हम विश्वास कर सकते थे, वो थे आपके IBM 360। IBM का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, IBM होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका नाम था। इसके बाद में हम देखेंगे यूनिवैक 1108/9, इस तरीके से कंप्यूटर का नाम। एक CDC 7600, ये कंप्यूटर्स हैं आपके जो बहुत पॉपुलर कंप्यूटर और फेमस कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 हुई थी, 1971 से 1980 तक। तो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर अब आप देख सकते हैं आईसी के बाद से अब यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स का यूज हम करने लगे हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में सिलिकॉन चिप्स का हम यूज करने लगे थे। तो इसे हम लार्ज एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे एलएसआई और वीएलएसआई कह सकते हैं हम, और कहते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया। आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या फिर मैं कहूँ इसके लिए मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, सिलिकॉन चिप जिसे कहते हैं। अब सिलिकॉन चिप का मतलब क्या हो गया, यहाँ सिलिकॉन चिप जो है आपकी आईसी को हटा करके सिलिकॉन चिप ने जगह ले ली। अब यहाँ पर आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जहां माइक्रो प्रोसेसर में आप जितने भी आईसी यूज कर रहे थे, या फिर जितने भी आप अदर कंपोनेंट्स को एक एक आप आईसी पर 1000 प्रोसेसर को यूज करवा रहे थे, यहाँ पर अब माइक्रो सिलिकॉन चिप ने आईसी को भी हटा दिया है। एक आईसी में जहां हम एक आईसी पर 100 ट्रांजिस्टर को यूज कर पा रहे थे, अब यहाँ पर आईसी की जगह पर हमने माइक्रो प्रोसेसर यानी सिलिकॉन चिप का यूज कर लिया। अब यहाँ जो एक आईसी की जगह एक सिलिकॉन चिप ने ले ली, अब मतलब ये है कि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर हम कई सारी आईसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक सिलिकॉन चिप कई सारी आईसी का काम कर सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखते हैं तो अब यहाँ पर हम हमारे लिए पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हम आज अपने लिए पीसी का मतलब लैपटॉप वगैरह या फिर डेस्कटॉप, इस तरीके के कंप्यूटर हमारे सामने आ गए थे। अब आम आदमी भी इस कंप्यूटर को यूज कर सकता था, कॉमन मैन भी इसे यूज कर पा रहा था। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब आप देख सकते हैं ऑफिस में यूज करने के लिए डेटाबेस का जरूरत होती है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिए थे, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह हम यूज कर पा रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे हैं, एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल, एमएस ऑफिस, ये मेन है। तो सबसे पहले एसक्यूएल आया, उसके बाद एमएस ऑफिस आया, और यही दो ज़्यादा हैं पॉपुलर और मेन, जिनका यूज हम करने लगे थे डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। एमएस ऑफिस का मतलब एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस में स्पेशली एमएस एक्सेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज करने लगे थे। अब धीरे धीरे करके देखते हैं, सारी चीज़ों का नाम हम सुन भी पा रहे हैं। अब ये हमारे आगे के सामने की बात है। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, जावा, जो कि आजकल सभी लोग कॉमन पढ़ते हैं। अब ये भी हट गई है, अब आजकल सी प्लस प्लस की जगह ले ली है पाइथन ने। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज को आजकल पढ़ाया जाता है, सी प्लस प्लस को नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी सी प्लस प्लस को रिप्लेस कर दिया है, सी को, सी प्लस प्लस को, ये इसकी जगह ले ली है पाइथन ने। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आज के समय में अगर देखेंगे तो पाइथन है, और बाकी पहले जो थी वो थी आपकी सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए, जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। आसानी से सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई, डिजिटलाइजेशन जैसे हुआ है। तो जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब यूजर की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से सारी चीजें दिखाना। ठीक है, 3D व्यू, 2D व्यू, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वो सारे का सारा यहाँ पर आप अब 3D व्यू यहाँ तक आ चुका था फोर्थ जनरेशन में। जैसे आप 3D कहते हैं, 3D व्यू वो जीयूआई की के सहायता से ही संभव हो सका, और यहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को और बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ देखने लगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होने लगा। अब से पहले जो थर्ड जनरेशन तक हम यूज कर रहे थे, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज कर रहे थे, और कॉमन पर्सन इसे यूज नहीं कर पा रहा, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल। ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती थी उन्हें यूज करने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अभी फोर्थ जनरेशन में एम एस डॉस, इसे आप आसानी से देख सकते हैं, एम एस डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया था। यूनिक्स, और एक और है यहाँ पर लिनक्स, इसका नाम नहीं लिखा गया है, लिनक्स, यूनिक्स और एम एस डॉस, इन सब चीज़ों का
इन्वेंशन हो गया था, इनको डेवलप कर दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ अभी नहीं आई थी, मतलब इसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आया था, विंडोज़ इससे पहले नहीं आई थी, ठीक है? और इसके बाद से अगर कंप्यूटर को देखें, इसके बाद में कंप्यूटर कौन से थे हमारे 4th जनरेशन के, तो आईबीएम सिस्टम का मतलब आपका 370 करके एक आया था, एचपी 300 जो मोस्ट पॉपुलर हुए थे। ठीक है, लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे, एचपी 300 और आईबीएम 370 जो बेस्ट इन द कैटेगरी, और लोग इनको ज़्यादा लेना चाहते थे। ये थे आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर। इसके बाद हम आते हैं 5th जनरेशन में। आप 5th जनरेशन को देखेंगे तो 1980 के बाद से अब तक कंटिन्यू 5th जनरेशन चली आ रही है। अब यहाँ पर इसके बारे में जो आपने 4th जनरेशन में डाला है, उसके बाद से थोड़े बहुत चेंजेज़ हुए हैं, और वो थोड़े बहुत चेंजेज़ क्या हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका अल्ट्रा, ये तो हम जानते ही हैं, यूएलएसआई पे आपका काम कर रहा है। इसके बाद इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया ये क्या होता है। उसके बाद क्या है, आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है साइज़ में। यूएलएसआई का मतलब यहाँ पर अब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब आप इसे काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस में इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू होने वाला आपको नहीं है। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा सा छोटा हो गया साइज़ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अब आपके मन की बात को भी ये समझ सकता है। मतलब ये नहीं कि इसके पास अपना दिमाग है, इसे आर्टिफिशियल दिमाग कहते हैं, मानव दिमाग कहते हैं, कि अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया कि नहीं, जैसे आप चाहते हैं, अभी आप गूगल मैप का अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे, गूगल मैप का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उधर केवल अपना डेस्टिनेशन डालना है। जैसे ही आपने डेस्टिनेशन डालने के बाद में वो शॉर्टेस्ट रूट क्या करता है, सबसे पहले देखेंगे आप, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट शो करता है, तो शॉर्टेस्ट रूट जो होता है आपके लिए, उस शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करके देता है, जहाँ के आप यहाँ पर बैठ कर के नहीं देख सकते। जब आप रास्ते पे नहीं चल पाएँगे, तब तक आप नहीं पता कर पाएँगे कौन-सा रास्ता छोटा है। लेकिन गूगल सैटेलाइट के थ्रू अपना दिमाग चलाता है और कह देता है कि आपके लिए शॉर्टेस्ट वे ये है और आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है? तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आजकल क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। स्पीड तो मैंने आपको बता दी क्या है, एक्यूरेसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप यहाँ गलती कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की गलती नहीं है भाई साहब, वहाँ पर फिर आपकी गलती है, ऑपरेटर की गलती है। उसने ज़रूर इनपुट में कुछ न कुछ मिस्टेक की होगी, कमांड में कुछ न कुछ मिस्टेक की होगी, और जो आप कंप्यूटर से कहेंगे, वही काम ये करेगा। इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। आपके इनपुट करने पर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है, इसके बाद ये हो सकता है, सजेशंस आपको देता है। जैसे कि अगर आप टाइपिंग में देख सकते हैं, मोबाइल में भी आप टाइपिंग करते हैं, तो अगर आपने एसएच टाइप किया, तो बहुत सारे एस से रिलेटेड जो भी स्पेलिंग्स आएँगे, जैसे शो हो गया, ठीक है? या फिर शी हो गया, इस तरीके को ऑटोमेटिक दिखा देगा सजेशन में। मतलब अपना दिमाग बता रहा है कि इसके आगे ये आप यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे से रिलेटेड ये इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं, टाइपिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसकी एक्यूरेसी पर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। स्पीड के मामले में तो कहना ही क्या है, आप बस टाइप करिए, सेकंड्स का, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड जो भी कहें, सबसे मिनिमल जो टाइम होता है, वो इस समय यूज़ करता है। आपने बस कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इसमें डाल दिए, 2+2 आप देखोगे तो अब 4 सोचने में समय लगाएँगे, लेकिन आपने 2+2 करके जैसे ही एंटर मारा, कह देगा अच्छा 4, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं आज के समय में, जो मेन मेमोरी जो है आपकी 1000 जीबी, या फिर इसे हम 1 टीबी भी कहते हैं। 1 टेराबाइट, जीबी फॉर गीगाबाइट। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, तो उसमें हम बहुत गहराई से अभी मेमोरी भी पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बाद हम मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी में हम सारी की सारी ये डिजिट्स जो हैं, इन सभी को समझ पाएँगे। टीबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, सारी चीज़ें उधर हम समझेंगे। ठीक है? चलिए, और इसके बाद अगर देखेंगे आप, तो मल्टीटास्किंग जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अभी बहुत सारे काम इस पे एक साथ में हम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र भी होता है ये, ठीक है ना? इसे हम मल्टी यूज़र भी कहते हैं। मल्टी यूज़र का मतलब एक सिस्टम में ही आप एक तो अपना पर्सनल डेटा अलग रखते हैं, गेस्ट के नाम से 2 अ, विंडो इसमें आप डाल सकते हैं। विंडो का मतलब 2 सेक्शन एक ही विंडो में कर सकते हैं, जिसका मतलब अपने को आप सिक्योर कर सकते हैं, गेस्ट वाले को नॉर्मल छोड़ सकते हैं, अपना पर्सनल डेटा कहीं दूसरी जगह पर आप इसमें हिडन रख सकते हैं। और मल्टीटास्किंग का मतलब आप एक जगह पर आपकी वीडियो भी चल रही है, आपने सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए हैं, आपने इंटरनेट पर आप इंटरनेट का काम भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, सारी की सारी आपकी एक ही सिस्टम पर आप बहुत सारे काम, वीडियो भी देख रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, आप मैसेजिंग का भी एमएस ऑफिस ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्फ कर रहे हैं, बहुत सारे काम को एक साथ में कर पा रहे हैं।
तो ये आपका मल्टीटास्किंग भी होता है। तो ये था हमारा आज का जनरल सिस्टम कंप्यूटर्स के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है आप सभी की समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी जितनी भी बातें बताई हैं। आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बिगिन टू लर्न को, स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जो बीआईटी की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर बिगिन टू लर्न करके सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक तो आपको मिल जाती है। बाकी ऐसी ही वीडियोज और पीडीएफ अपडेट देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप देखेंगे आपको सारी की सारी वीडियो के लिंक रेगुलरली मिलते हैं और पीडीएफ जितनी भी मैं यहाँ जैसे पढ़ाता हूँ वो सारी की सारी पीडीएफ की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी ने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप फेसबुक पर जॉइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी आप हमें बिगिन टू लर्न के नाम से सर्च करिए और वहाँ आपको बिगिन टू लर्न करके नाम को पेज पूरा मिल जाएगा। वहाँ फेसबुक पर भी आप पेज को फॉलो करिए, वहाँ भी आपको लिंक सारी की सारी मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।